जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वनस्पति विज्ञान के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ट्री 2.0 में वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों ट्री 3.0 में वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए थे उसको मैंने कवर कर दिया है। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। और इस वीडियो का जो आपको पीडीएफ है दोस्तों कहाँ पर मिलेगा, इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो की पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना समय गवाते हुए हम सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज हेक्सोज शुगर। कौन सा हेक्सोज शुगर है? राइट आंसर हो जाएगा मैनोज। मैनोज कैसा शुगर है? तो वह एक हेक्सोज शुगर है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो मैनोज एक हेक्सोज शर्करा है जो पौधों और मानव शरीर में पाया जाता है। इसमें 6 कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं, जिसका नाम मैनोज से मिलता है। यहाँ पर उपस्थित ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर ग्लाइकोजन और न्यूक्लियस के रूप में कार्य करता है। इसमें यह प्रमुख ऊर्जा स्रोत बनता है और बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं का हिस्सा है। तो ये कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स दिए गए थे दोस्तों, उसको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा न्यू सिस्टमेटिक इंट्रोड्यूस्ड बाय सर जूलियन हेक्सले इज ऑल्सो कॉल्ड। सर जूलियन हेक्सले द्वारा प्रस्तुत नए सिस्टमेटिक को डैश भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव जो होगा इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो सर जूलियन हेक्सले द्वारा प्रस्तुत नए सिस्टमेटिक को बायोसिस्टमेटिक्स भी कहा जाता है। इसमें विभिन्न वैज्ञानिक दृष्टिकोण शामिल हैं जो जीवों के वर्गीकरण और संबंधों का अध्ययन करते हैं। यह फिनेटिक्स, क्लैडिस्टिक्स और कीमो टैक्सोनॉमी जैसे अनेकों दृष्टिकोण को क्या करता है दोस्तों? समाहित करता है। नेक्स्ट है एन एडिबल इन्फ्लोरेसेंस इज। आपसे बोला जा रहा है क्या कि एक खाद्य पुष्प क्रम कौन है, यानी एडिबल, और फ्लोरोसेंस कौन सा है? आपसे ये पूछा जा रहा है एडिबल फ्लोरोसेंस कौन सा है। तो एक खाद्य पुष्पक्रम कौन सा है इसमें से? राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। यानी याद रखना कि खाद्य पुष्पक्रमों का समृद्धि में अनेक प्रकार के होने का कारण इसमें कोरिम्ब है और क्या है, कैटेनिन है और हाइपेंथोडियम जैसे विभिन्न प्रकारों को शामिल किया जा सकता है। यानी सभी का सभी है यहाँ पे, यानी कोरिम्ब है, ठीक है, कैटेनिन है और हाइपेंथोडियम, ये सभी शामिल है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एडवांस्ड फाइलोजेनेटिकली एमोंग द डाइकोटिलेडोनस फैमिलीज। निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री परिवारों में फाइलोजेनेटिक रूप से सबसे उन्नत है? तो सबसे उन्नत कौन सा है? तो यह है कंपोजिटी। कौन सा है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंपोजिटी। तो द्विबीजपत्री परिवारों में फाइलोजेनेटिक दृष्टि में सबसे आगे कंपोजिटी नामक परिवार को माना जाता है। यह परिवार वनस्पतियों को समृद्धि में महत्वपूर्ण है और इसकी विशेषता उसके फूलों की सामूहिक रचना में है, जिसमें कई फूलों का समूह एक साथ एक ही फूल की तरह क्या करता है दोस्तों? दिखता है। नेक्स्ट है कि द डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इज कॉल्ड एज। श्रेणियों की अवरोही व्यवस्था कहलाती है। यानी डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज जो है दोस्तों क्या कहलाती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह कहलाता है पदानुक्रम, यानी हायरार्की यह कहलाता है। तो श्रेणियों की अवरोही अवस्था को पदानुक्रम कहा जाता है। यह एक सिस्टम को बनाने में उपयोग होता है जिसमें विभिन्न स्तरों की श्रेणियों की अधीन व्यवस्था में स्थानित किया जाता है, जिससे वैज्ञानिक और संगणक दृष्टिकोण से जानकारी संरक्षित हो सकती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग पेयर्स इज रॉन्ग। निम्नलिखित सुमेलित युग्मों में से कौन सा गलत है? यह आपसे सवाल पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरियल सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, यह गलत है। यह सेलुलोज से नहीं बना होता बल्कि किससे बना होता है? तो पेप्टिडोग्लाइकेन से यह बना होता है। तो राइट आंसर तो इसका यही होगा।
तो यहाँ पर दिया गया है कि जीवाणु कोशिका भित्ति सेलुलोज का एक गलत सुमेलित युग्म है। बैक्टीरिया यानी जीवाणु की कोशिका दीवार में सामान्यतः पेप्टिडोग्लाइकेन मौजूद होता है, जो कि सेलुलोज नहीं है। सेलुलोज वनस्पतियों की कोशिकाओं की दीवार में होता है। यह वैज्ञानिक और जीव विज्ञानी माध्यम से विभिन्न जीवाणुओं और संरचनाओं की पहचान में मदद करने के लिए क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इक्विवेलेंट टू सब स्पीसीज ऑफ क्लासिकल टैक्सोनॉमी। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय वर्गीकरण की उप प्रजाति के समकक्ष आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा यह है इकोटाइप। तो जो उप प्रजाति विज्ञान को क्लासिकल के समक्ष के रूप में आवश्यक है वह है इकोटाइप। इसमें विशेष स्थानीय पर्यावरण में पाए जाने वाले विभिन्न समविशेष प्रजाति को वर्गीकृत करने का कारण होता है, जिसमें जीवों की विशेषता और उनके पर्यावरणीय संप्रेषण को समझने में क्या होती है दोस्तों, मदद होती है। द फ्लावर्स इन रेसिम या रेसिमोस आर अरेंज। रेसिम या रेसिमोस पुष्प क्रम में फूल किस अवस्था में होते हैं? तो याद रखना है यह होता है एक्रोपेटली के फॉर्म में, यानी अग्रा भिसारी के रूप में यह होता है। तो जब किसी पौधे के पुष्प क्रम यानी रेसिम या रेसिमोज में व्यवस्थापित होता है तो वे ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित होते हैं। इसे अग्रा भिसारी यानी एक्रोपिटली कहा जाता है। इस तरह का व्यवस्थापन आमतौर पर रेसिम जैसी सूचियों में पाया जाता है, जिसमें नए फूल पुराने फूल के ऊपर से नीचे की ओर क्या होते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज यूज्ड बाय कार्ल लिनियस। वर्गीकरण की निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग कार्ल लिनियस ने किया था? राइट आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल सिस्टम का, यानी कृत्रिम प्रणाली का। नेक्स्ट कि कार्ल लिनियस ने कृत्रिम प्रणाली का उपयोग किया था। कृत्रिम प्रणाली में विभिन्न पौधों और जंतुओं को केवल कुछ समान गुणों के आधार पर वर्गीकृत करने की प्रक्रिया होती है, जिसे उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। यह प्रणाली उनकी प्रमुख कार्य क्षेत्र थी और उनके द्वारा तैयार की गई स्पीसीज प्लांटेडम और स्पीसीज एनिमेलियम नामक पुस्तक याद रखना है। स्पीसीज प्लांटेडम किसके द्वारा लिखा गया? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा। और स्पीसीज एनिमेलियम किसके द्वारा लिखा गया? तो यह भी कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस CO2 इन द कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट में CO2 को स्थापित करता है? राइट आंसर हो जाएगा कौन करता है? तो यह करता है रोडोस्पाइरेलम। रोडोस्पाइरेलम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट में CO2 को क्या करता है? स्थापित करता है। तो रोडोस्पाइरेलम एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो अपने जीवन के लिए आवश्यकता होने पर कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में स्थापित करने का कार्य करता है, जिसे हम कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। याद रखना है आपको। यह बैक्टीरिया कार्य करने में सक्षम होता है और इसका महत्वपूर्ण योगदान जीव संग्रह के लिए आवश्यक CO2 की आपूर्ति में होता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Which of the following taxonomists describe the classification of plant kingdom in families of flowering plant? निम्न में से किस वर्गीकीविद ने फूलों के पौधे के परिवार में पादप जगत के वर्गीकरण का वर्णन किया था? यह आपसे सवाल पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा यह किया था हैचिंसन ने। हैचिंसन के द्वारा यह किया गया था। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हैचिंसन एक वनस्पतिक विज्ञानी थे जिन्होंने पौधे की राजस्वली को फूलदार पौधे के परिवारों में वर्गीकृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका काम पौधों की विविधता और उनके वर्गीकरण के क्षेत्र में था और उन्होंने इसमें नए और सुधारे दृष्टिकोण का समर्थन किया। इसमें पौधों के समृद्धि और समृद्धि को समझने में क्या हुआ था दोस्तों, मदद मिली थी। नेक्स्ट है गाइनोसियम ऑफ सोलेनेसी इज। सोलानेसी का जायांग क्या है? राइट आंसर हो जाएगा यह है बाई कार्पेलरी साइन कार्पोअस, यानी द्विअंडपीय संयुक्तांडपीय। तो ये आपको याद नहीं रखना है दोस्तों, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये। आपको जितने भी बायोलॉजी हो इन सब का जो नाम है दोस्तों आपको इंग्लिश में ही याद रखना है। हिंदी में इसका नाम याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। सोलेनेसी परिवार का जायांग यानी एंड्रोसियम
दुई अंडपीय होता है, जिसका अर्थ है कि इसमें 2 कार्पेल होते हैं। इसके साथ ही इसका जायांग संयुक्ता यानी सिन कार्पस, इसका क्या दिया गया है इंग्लिश में, सिन कार्पस यानी गैनोसियम सिन कार्पस होता है, जिसका अर्थ है कि कार्पेलों में लाभता होती है, अर्थात वे एक साथ जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सीन ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, निम्नलिखित में से किसे केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत ही देखा जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम को। बढ़ते तो राइबोसोम एक बायोलॉजिकल संरचना है जो सेल प्रोटीन निर्माण में शामिल है। यह संरचनाएं इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। इसलिए राइबोसोम ही केवल इस विकल्प में ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत ही देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, द प्लांट हुज सीड्स आर नोन टू हैव लॉन्गेस्ट वायबिलिटी पीरियड इज, निम्नलिखित में से किस पौधे के बीजों की जीवन क्षमता अवधि सबसे लंबी मानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये माना जाता है नेलंबू न्यूसीफेरा को। किसे माना जाता है? तो नीलंबू न्यूसीफेरा को माना जाता है। प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ दिक्कत हो रहा होगा दोस्तों, अगर तो उसके लिए मैं आपसे जो है दोस्तों सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो है बॉटनी नहीं है, इसलिए अगर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में अगर दिक्कत हो तो आप लोग थोड़ा मैनेज उसको कर लीजिए। तो नीलंबू न्यूसीफेरा, जिसे पवित्र कमल या भारतीय कमल के रूप में जाना जाता है, उसके बीजों को अन्य पौधे के बीजों की तुलना में बहुत अधिक जीवन काल होता है। यह बीज विशेषतः दीपकों और कुंडों में जल के नीचे रहने वाले जल स्रोतों के बारे में जाना जाता है, जिससे यह सोमवार्षिक या वर्षों तक जीवन काल संरक्षित रह सकते हैं। यह विशेषता इसे एक प्रमुख जल संरक्षण पौधा बनाती है और इसे अपनी विशेष प्रणाली के लिए प्रसिद्ध किया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन, झिल्ली से बंधे अंगक अनुपस्थित होते हैं। तो याद रखना यह होता है स्ट्रिप्टोकोकस में, किस में होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस में यह अनुपस्थित होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो स्ट्रेप्टोकोकस एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियम है और प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड अंगों की अनुपस्थिति होती है। प्लाज्मोडियम और सैक्रोमाइसिस यूकैरियोटिक जीव हैं और मेम्ब्रेन बाउंड अंगों का धारण करते हैं। नेक्स्ट है, कोहॉर्ट इज अ ग्रुप कोरिलेटेड विथ, कोहॉर्ट डैश के साथ सहसंबंध है। तो यह किसके साथ सहसंबंध है? तो यह ऑर्डर के साथ सहसंबंध है। तो मौलिक वर्गीकरण में कोहॉर्ट एक वर्ग के अंदर किसी विशेष समानताओं को साझा करने वाले जीवों का समूह होता है जो प्रजाति के स्तर पर होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। नेक्स्ट है, आर्कीगोनिएट इंक्लूड यानी स्त्री धानी युक्त में शामिल है। तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी आर्कीगोनिएट पौधे में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म शामिल होता है, यानी ये तीनों होता है। ब्रायोफाइटा भी होता है और टेरिडोफाइटा भी होता है, जिम्नोस्पर्म भी होता है इसमें शामिल। ये पौधे आर्कीगोनिया उत्पन्न करते हैं जो महिला अंडाणुओं यानी अंडे को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है, द प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोन्ट इज फाउंड इन, प्रोकैरियोटिक स्वपोषी नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहजीवी पाया जाता है। तो यह किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है साइकस में। तो साइकस में पाए जाने वाला एक प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग संबंधी रहित है। साइकस एक पौधे की जाति है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोन्ट्स वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनियम में परिवर्तित करने में मदद करते हैं, जो पौधे के लिए उपयुक्त पोषण का स्रोत होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग, माइकोप्लाज्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, ये इसमें गलत है। जबकि ये दिया गया कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड PPLO, ये सही है। दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स, ये भी सही है। गलत कौन सा था? तो इसमें सी गलत है दोस्तों। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में गलत कथन यह है कि वे पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील नहीं है। माइकोप्लाज्मा एक प्रकार के जीवाणु है जो कि कोशिका भित्ति महसूस करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पेनिसिलिन और अन्य कुछ एंटीबायोटिक्स के प्रति असंवेदनशील बनाता है। इससे उनके इलाज में विकेंद्रित किए जाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, पॉलीएडेल्फस एंथर्स आर प्रेजेंट इन, पॉलीएडेल्फस परागकोष उपस्थित होते हैं। तो याद रखना है यह नींबू में यानी लेमन में जो होता है दोस्तों उपस्थित होता है।
तो पॉलीएडेल्फस परागकोश नींबू में उपस्थित होते हैं। यह एक प्रकार की फूल की संरचना है जिसमें परागकोश को मिलाकर एक समूह बनाया जाता है। नींबू में एक गुच्छे के रूप में दिखाई देता है और यह फूल के पॉलिन उत्पादन में क्या करता है दोस्तों, मदद करता है। नेक्स्ट है द डिजीज ऑफ पोटैटो रिस्पॉन्सिबल फॉर फेमस फेमिन ऑफ यूरोप वाज कॉज्ड बाई और लेट ब्लाइंड पोटैटो इज कॉज्ड बाई। यूरोप के प्रसिद्ध अकाल के लिए उत्तरदायी आलू का रोग अथवा आलू का पछेती झुलसा रोग किसके कारण होता है? तो आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। राइट आंसर होता है यह फाइटोथोरा इनफेस्टेंस के द्वारा। फाइटोथोरा इनफेस्टेंस के द्वारा यह जो होता है दोस्तों रोग होता है। तो यूरोप की प्रसिद्ध अकाल का कारण आलू के वाल के बीमारी थी जो कि फाइटोथोरा इनफेस्टेंस के कारण होती है। यह जो है दोस्तों एक पौधे के पत्तियों और ट्यूबर को नुकसान पहुंचाती है जिससे उपजाऊ आलू पौधे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। यह बीमारी ने 1940 के दशक में यूरोप में विशाल भुखमरी का कारण बना था, याद रखना है। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्साइल प्लासेंटेशन इज। अच्छी ये जड़ा विन्यास का एक उदाहरण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह है सिट्रस। तो एक्साइल प्लांटेशन का उदाहरण सिट्रस है। इस प्रकार के प्लांटेशन में गर्भधारणी धाराएं गर्भ के मध्य में स्थित होती है। सिट्रस में फल के अंदर के भागों में बीज विकसित होते हैं और ये जीव बीज गर्भ के अंदर धाराओं के साथ बंधे रहते हैं, जो कि एक्साइल प्लांटेशन का क्या है दोस्तों, उदाहरण है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर शोज हेट्रोस्टाइल। राइट आंसर हो जाएगा प्रीम रोज। तो प्राइम रोज पुष्प में परिभाषित रूप से विभिन्न लंबाई और आकार के प्रजनन अंग होते हैं जो कि हेट्रोस्टाइली को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के फूलों में अलग अलग लंबाई और आकार के प्रजनन अंग होते हैं जो परिशुद्धता को बढ़ाते हैं और विविधता को प्राकृतिक रूप से बनाए रखने में क्या करते हैं दोस्तों, मदद करते हैं। नेक्स्ट है कि नन एल्ब्यूमिनस सीड्स इज प्रोड्यूस इन। गैर एल्ब्यूमिनस बीज का उत्पादन होता है, तो याद रखना है यह होता है मटर से, यानी पी से। तो गैर एल्ब्यूमिनस बीज का उत्पादन मटर में होता है क्योंकि इसमें एक अनुबंधी बीज पाया जाता है। इसके बीज में एल्ब्यूमिनस का अभाव होता है, जिसका मतलब है कि वह गेहूं और मक्का जैसी अन्य फसलों की तुलना में एल्ब्यूमिन में क्या होता है दोस्तों, कमी होता है। नेक्स्ट है कि द स्पेसिमेन यूज्ड फॉर ओरिजिनल पब्लिकेशन बाय द ऑथर इज। लेखक द्वारा मूल प्रकाशन के लिए प्रयुक्त नमूना कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लेखक द्वारा मूल प्रकाशन के लिए प्रयुक्त नमूना होलोटाइप होता है, जो कि उपयुक्त विकल्प में नहीं है। इन शब्दों को उपयोग करने के लिए टाइप स्पेसिमेन या टाइपिफिक्सेशन का प्रयोग होता है, तो ये पॉइंट याद रखना है। वाटर सोल्यूबल येलोइश पिगमेंट प्रेजेंट इन पेटल्स ऑफ डहेलिया ए। डहेलिया की पंखुड़ियों में पानी में घुलनशील पीला रंग मौजूद होता है, किसके कारण? तो याद रखना है यह होता है दोस्तों किसके कारण, तो एंथोजैंथिन के कारण। तो डहेलिया की पंखुड़ियों में पानी में घुलनशील पीला रंग एंथोजैंथिन के कारण होता है। यह पंखुड़ियों को उनके पीले रंग को देता है और पौधे को उनके आकर्षक रंगीन पुष्पों को क्या करता है दोस्तों, आनंद देता है। द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम इन स्टेम एज। तने में जाइलम की व्यवस्था है, तो याद रखना है एंडार्च के रूप में। तो तने में जाइलम की व्यवस्था एंडार्च प्रकार की होती है। इसमें शंकु में एक सेंट्रल बंद होता है और वास्तव में शंकु के केंद्र से प्रारंभ होकर पेड़ के बाहरी भाग में पहुंचता है। यह वृक्ष की गहन और मजबूती को बढ़ाने में मदद करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि इन कैल्विन साइकिल फॉर द फिक्सेशन ऑफ एवरी CO2 मॉलिक्यूल्स द रिडक्शन एंड रीजनरेशन स्टेप्स रिक्वायर्स। केल्विन चक्र में प्रत्येक CO2 अणु के निर्धारण के लिए कटौती और पुनर्जनन चरणों का डैश की आवश्यकता होती है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 3 ATP एंड 2 NADPH2 का। तो केल्विन चक्र के प्रत्येक CO2 अणु के निर्धारण के लिए कटौती और पुनर्जनन चरणों को 3 ATP और एवं 2 NADPH2 की आवश्यकता होती है। ये उर्वरक ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं जो केल्विन संक्रमण के चक्र को चालित करते हैं और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को नवीनीकृत करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ फ्लोरा एंड फाउना आर फाउंड इन। पृथ्वी की आधी से अधिक वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं, तो याद रखना है कि इसमें पाया जाता है, तो यह पाया जाता है दोस्तों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन में।
तो पृथ्वी की आधी से अधिक वनस्पतियां और जीव जंतु उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं। यहाँ की उच्च नमी और उच्च तापमान की स्थिति उन्हें विविधता के रूप में समर्थ बनाती है, जिससे यहाँ अधिकांश जीवन आवेगानुकूल और आदिकालीन होता है। नेक्स्ट है कि द टर्म्स प्रोटोडर्म एंड प्रोकैम्बियम वेयर क्वाइंड बाय। प्रोटोडर्म और प्रोकैम्बियम सब किसके द्वारा गढ़े गए थे? तो यह गढ़ा गया था हैवरलैंड्स के द्वारा। किसके द्वारा? हैवरलैंड्स के द्वारा यह गढ़ा गया था, प्रोटोडर्म और प्रोकैम्बियन। प्रोटोडर्म प्रोकैम्बियन शब्द का आविष्कार जूलियस हैवरलैंड्स ने किया था। यह शब्द उन्होंने पौधों की बाहरी जटिलता को वर्णन करने के लिए बनाया था। यह भूमिगत भाग होता है जो पौधे की बाहरी तकनीकों को बनाए रखता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की इसी तरीके की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो की PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि पेरीसाइकिल इन रूट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जड़ों में पेरीसाइकिल किसके लिए उत्तरदायी है? तो याद रखना है फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट्स, यानी पार्श्व जड़ों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है पेरीसाइकिल्स। तो पेरीसाइकिल द्वारा पार्श्विक जड़ें उत्पन्न करने की एक सतत प्रक्रिया है। यह जड़ों की द्वितीयक वृद्धि में सहायता करता है। पेरीसाइकिल कोशिकाओं की एक अनूठी परत है जो एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस से घिरी होती है। पेरीसाइकिल जाइलम आदि को लोड करने में विभिन्न कार्य करता है। यह पार्श्व जड़ों की शुरुआत और द्वितीयक विकास में पार्श्व भागीदारी के लिए भी क्या है दोस्तों? आवश्यक है। नेक्स्ट है कि द डिजीज प्रोड्यूस्ड बाय फंगस एस्टिलैगो इज नोन एज स्मट डिजीज। एस्टिलैगो कवक द्वारा उत्पन्न रोग को स्मट के नाम से जाना जाता है। क्यों इसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि दे प्रोड्यूस सूटी मास ऑफ स्पोर। वे बीजाणुओं का कालिक युक्त द्रव्यमान उत्पन्न करते हैं, इसलिए। तो एस्टिलैगो कवक द्वारा उत्पन्न रोगों को स्मट नाम से जाना जाता है। स्मट एक प्रकार की बीमारी जो मुख्य रूप से गेहूं, मक्का, ज्वार जैसी फसलों को प्रभावित करती है। स्मट की पहचान फंगल बीजाणुओं से होती है जो कालिक की तरह जमा हो जाते हैं, जिसे सोराई कहा जाता है। स्मट अधिकतर फल तथा कभी कभी मोरिस्मेटिक ऊतकों को भी संक्रमित करते हैं। ये अपने जीवन चक्र का एक हिस्सा सैप्रोफाइट्स के रूप से और एक हिस्सा पौधे के ऊतकों के भीतरी परजीवी रूप से बिताते हैं। प्लाज्मिड इज यूज्ड एज कैरियर बिकॉज। प्लाज्मिड का उपयोग वाहक के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है? आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, तो याद रखना है इट हैज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। इसमें एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन होते हैं, इसलिए। तो प्लाज्मिड बैक्टीरिया में एक अतिरिक्त गुणसूत्र पदार्थ और इसका उपयोग वाहक DNA के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन होता है जो वांछित प्रविष्टि के साथ परिवर्तित कोशिकाओं को अलग करना आसान बनाता है। वेक्टर आमतौर पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्लाज्मिड से आकार में क्या होता है दोस्तों? छोटा होता है। नेक्स्ट है कि ईस्ट प्रोड्यूस एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन। दिस कॉम्प्लेक्स इज। ईस्ट एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स का उत्पादन करता है जो किण्वन के लिए जिम्मेदार होता है। यह कॉम्प्लेक्स है, याद रखना है, यह कॉम्प्लेक्स है जाइमेज। तो ईस्ट में जाइमेज नामक एक एंजाइम होता है जो किण्वन के लिए जिम्मेदार होता है। जाइमेज जटिल शर्करा को सरल घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देता है। जाइमेज एंजाइम एथेनॉल और CO2 से शर्करा के किण्वन को क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। If the diploid number of angiosperm plant is 24, the number of chromosome in pollen grain, endosperm and integument will be respectively. राइट आंसर हो जाएगा 12, 36 और 24। इसे आप बना लेंगे, फॉर्मूला इसका दिया गया। नेक्स्ट है कि when the pollen tube enters by integument, then the process is called पराग नलिका अध्यावरण द्वारा प्रवेश करती है तो प्रक्रिया कहलाता है, तो यह कहलाता है मीसोगैमी। तो अध्यावरण के माध्यम से पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश मीसोगैमी कहलाता है। इंटेग्यूमेंट बीजांड का सुरक्षात्मक आवरण है। यह एक प्रकार का निवेचन है जो कद्दू, करेला और अन्य लौकी सहित सभी कुकब्रिट पौधे में पाया जा सकता है। नेक्स्ट है सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल्स अकर्स इन। वृत्ताकार DNA अणु होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। यानी किस में होता है? तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यह होता है बैक्टीरिया में, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों में होता है। नेक्स्ट है हमारा सवाल, विच वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़ा अकोशिकीय जीव कौन सा है? यह सवाल पूछा गया। तो सबसे बड़ा है कौन? एसिटाबुलेरिया। सबसे बड़ा एक
कोशिकीय जीव है दोस्तों, याद रखना है, कॉमन भी सवाल है और वीवीआईपी सवाल है। यूनिसेलुलर लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो एसिटोबुलेरिया है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पर्पस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाष्पोत्सर्जन का उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा उद्देश्य नहीं, तो इसका जो है प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, यह पानी की बर्बादी रोकता है, यह इसका उद्देश्य नहीं है। तो वाष्पोत्सर्जन पत्ती की सतह को ठंडा करने में मदद करता है। जैसे ही पत्ती की सतह में पानी वाष्पित होता है तो यह ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे पत्तियां ठंडी हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन पौधे में अवशोषण और परिवहन में मदद करता है, जबकि पानी की हानि को रोकना वाष्पोत्सर्जन का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है द स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट इन, स्पिंडल फाइबर सिकुड़ता है, तो याद रखना है एनाफेज 2 में यह सिकुड़ता है। नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स कैरियर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से परिवहन के दौरान निम्नलिखित में से किसको वाहक अणुओं की आवश्यकता होती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसको होती है, तो Na+ K+ पंप कोशिकाओं में प्रासरणीय संतुलन और झिल्ली क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। और किसको होता है, तो याद रखना है यह शुगर में भी होता है, एमिनो अम्ल में भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स आर फॉर्म्ड इन F2 प्रोजीनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ डाइहाइब्रिड F1, राइट आंसर हो जाएगा सी। कितना हुआ था, तो डाइहाइब्रिड F1 स्वपरागण से प्राप्त F2 संतति में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं, तो याद रखना है 9 प्रकार के। विच बैक्टीरिया कन्वर्ट्स अमोनियम सॉल्ट इनटू नाइट्रेट, कौन सा जीवाणु अमोनियम लवण को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है, राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोसोमोनास। कौन बदलता है दोस्तों, तो नाइट्रोसोमोनास बदलता है अमोनियम लवण को नाइट्राइट में। रैकर्स पार्टिकल आर फाउंड इन, रैकर कण पाए जाते हैं, आपसे यह सवाल पूछा गया, तो यह पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे बढ़ते हैं। हेलोटिज्म इज अ टर्म यूज्ड बाय सिम्बायोसिस ऑफ, हेलोटिज्म एक शब्द है जिसका प्रयोग किसके सहजीवन के लिए किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा एल्गी एंड फंगी के लिए, यानी शैवाल और कवक के लिए। हेलोटिज्म शब्द शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध को संदर्भित करता है। यह व्यवस्था शैवाल संरक्षण प्रदान करती है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन संश्लेषित करने में सक्षम है और शैवाल कवक को क्या करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है कि लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस इन, लेंटिक्यूलर वाष्पोत्सर्जन होता है, तो ये होता है वुडी स्टेम में, यानी काष्ठ तनों में होता है। नेक्स्ट वाले क्या, एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट दैट इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली एपीफाइटिक इज, परजीवी पौधे का एक उदाहरण है जो पूर्णतः एपीफाइटिक भी है, वो कौन सा है, तो यह है दोस्तों विस्कम। नेक्स्ट है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज एन असेक्सुअल मोड इन ब्रायोफाइट्स, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइट में अलैंगिक विधा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कौन कौन सा है इसमें, तो यहाँ पर दिया गया है, पढ़ लेता हूं मैं इसको। तो ब्रायोफाइटा की कुछ प्रजातियां जैसे लीवर वर्ड्स यानी मार्केंसिया में विकर्णन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। स्पोरोफाइट्स ब्रायोफाइट्स में एक द्विगुणित बहुकोशिकीय संरचना है। यह पौधे के गैमीटोफिटिक चरण द्वारा निर्मित निषेचित युग्मक से विकसित होता है। यह अलैंगिक अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से बीजाणु पैदा करता है। यह बीजाणु फैलकर गैमीटोफाइट बन जाते हैं। उदाहरण इसका मॉस है, लीवर वर्ड्स है और हॉर्न वर्ड्स है। The archegonia of Funaria is distinguished from that of Pinus by a structure of, Funaria स्त्रीधानी संरचना के आधार पर पाइनस से किस प्रकार भिन्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। देख लेंगे आप इसका। पिगमेंट ऑफ फाइकोसाइनिन एंड फाइको एरिथ्रिन आर फाउंड इन, पिगमेंट्स फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन पाए जाते हैं, तो यह पाया जाता है मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसे भी देख लेंगे दोस्तों। एंजाइम्स हैव अ वेरी नैरो ऑप्टिमम फॉर, एंजाइम में किसके लिए बहुत ही संकीर्ण इष्टतम होता है, राइट आंसर हो जाएगा पीएच का। नेक्स्ट सवाल है कि द मोस्ट अबेंडेंट इंट्रासेलुलर कैटेशन इज, सबसे प्रचुर मात्रा में अंतरकोशीय धनायन कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा K+ है ये। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है, राइट आंसर हो जाएगा बी। पेक्सिनिया स्मट का है, यह इसमें गलत दिया गया है। तो पिक्सिनिया है क्या, तो पिक्सिनिया ट्रिटिकाई कवक के कारण पत्ती का रस्ट है,
होता है। पत्ती रस्ट को अन्य अनाज रस्ट की तरह एक मौसम में दूसरे मौसम तक जीवित रखने के लिए जीवित परपोषी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ फूड इन C4 पाथवे अकर्स इन क्लोरोफिल ऑफ C4 मार्ग में भोजन का संश्लेषण किसके क्लोरोफिल में होता है? राइट आंसर हो जाएगा बंडल शीत के क्लोरोफिल में होता है। नेक्स्ट है कि द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के भी सामान्य विशेषता है, तो यह है वाटर ऑफ फर्टिलाइजेशन का। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा जिब्रेलिक एसिड जो है यह पत्ती गिराता है, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया। तो क्या कार्य है? तो यह जो है दोस्तों क्या करता है, पत्ती और तना दोनों की कोशिका वृद्धि में को बढ़ावा देता है, न कि गिराने का काम करता है पत्तियों का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लैजिलेटेड एल्गी, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लैजिलेटेड शैवाल है? राइट आंसर हो जाएगा यह है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक फ्लैजिलेटेड एल्गी है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट ऑफ टीआरएनए का एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट है, तो यह है कैपिटल CCA3 इंड्स। नेक्स्ट है कि टोटल एटीपी प्रोडक्शन ड्यूरिंग ईएमपी पाथवेज, ईएमपी मार्ग के दौरान कुल एटीपी उत्पादन होता है, तो याद रखना है 8 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनता है इसके दौरान। नेक्स्ट है कि एक्टोफ्लोइक सिफोनोस्टिल इज फाउंड इन, एक्टोफोलिक सिफोनोस्टिल पाया जाता है, तो यह पाया जाता है किसी में नहीं। तो एक्टोफोलिक सिफोनोस्टिल एक मोनोस्टिल प्रकार का सिफोनोस्टिल है जिसमें जाइलम का एक घेरा जो है दोस्तों याद रखना है, जाइलम का एक घेरा मज्जा के चारों ओर होती है और फ्लोएम का एक घेरा जाइलम से बाहर होता है। यह ऑसमुंडा और इक्विस्टियम में पाया जाता है। न द मोस्ट प्रिमिटिव मेम्ब्रेन इन विच रूट्स आर नॉट प्रेजेंट, अत्यंत आदिम सतह जिसमें जड़ मौजूद नहीं होता है वो कौन सा है? तो यह है राइनिया में। नेक्स्ट है कि द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग लेंथ इज टर्म एज, लंबाई के घटते क्रम में गुणसूत्रों की व्यवस्था को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है एंडियोग्राम कहा जाता है। किस क्या कहा जाता है? इडियोग्राम इसे कहा जाता है। व्हाट इज द कॉमन इन ऑल ट्री? फ्यूनेरिया ड्रायोप्टेरिस एंड क्या है गिंकगो। तो फ्यूनेरिया, ड्रायोप्टेरिस और गिंकगो इन तीनों में क्या समानता है? ये आपसे सवाल पूछा गया। तो प्रेजेंस ऑफ आर्कीगोनिया, यह इन तीनों में समानता। तो ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, सच्चा केंद्र का अनुपस्थित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह सवाल पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी, मैनिटोल रोडोफाइसी में संग्रहित भोजन है, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया। नेक्स्ट है कि क्रेब साइकिल इज कॉल्ड, क्रेब साइकिल को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों मोर देन वन ऑफ द एवं, यानी TCA भी कहा जाता है। और क्या क्या कहा जाता है देख लेता हूं मैं। तो ट्राई कार्बोजेलिक एसिड यानी TCA जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, सिट्रिक एसिड एंड डाइकार्बोजेलिक 6 कार्बन यौगिक भी कहा जाता है। और यूकैरियोटिक में सिट्रिक चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होता है दोस्तों? संपन्न होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। कप्पा पार्टिकल्स आर रिलेटेड टू, कप्पा कण किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से, यानी कोशिका द्रव्य आनुवांशिकता से यह संबंधित है। नेक्स्ट सवाल कि मार्क ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट इन विच एर्किगोनिया इज एब्सेंट, उस जिम्नोस्पर्म पौधे को चिन्हित कीजिए जिसमें स्त्री धानु अनुपस्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पाइनस में भी है, नीटम में भी है और इफ्रेडा, ये तीनों में होता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है कि द ऑर्गेनिज्म सेपरेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर आर टर्म्ड एज, भौगोलिक बाधाओं द्वारा अलग किए गए जीवों को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों क्या? एलोपैट्रिक पॉपुलेशन, यानी एलोपैट्रिक जनसंख्या। नेक्स्ट है कि हाइड्रोफाइट विथ बोथ हाइड्रोफाइटिक एंड जीरोफाइटिक ट्रेट्स इज, जलोद्भिद और शुष्कोद्भिद ये दोनों गुणों वाली जलोद्भिद वनस्पति कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव। देख लेंगे आप इसे PDF में। द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल इज, सर्वाधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ कौन सा है? तो यह है कौन? स्पोरोपोलेनिन। नेक्स्ट सवाल है कि रेजिन डक्ट ऑफ जिम्नोस्पर्मस स्टेम इज
द एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म तने की राल वाहिनी का उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा यह है साइजोजीनस गुहा, यानी साइजोजीनस कैविटी। नेक्स्ट सवाल है कि एन एग्जाम्पल ऑफ पास्चर इफेक्ट इज, पास्चर प्रभाव का एक उदाहरण कौन सा है? तो यह है साइक्रोमाइसीज। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कोकिन इंटरफेयर्स विथ विच न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसपोर्टेशन, कोकीन किस न्यूरोट्रांसमीटर परिवहन में हस्तक्षेप करती है? राइट आंसर हो जाएगा यह करता है डोपामाइन। द वॉकिंग फन इज सो नेम्ड बिकॉज, वॉकिंग फन एक ऐसा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि, क्यों रखा गया? तो इसका राइट आंसर दिया गया दोस्तों, इट प्रोपागेट्स वेजिटेटिवली बाय इट्स लीफ ट्रिप, यह अपनी पत्तियों की नोकों द्वारा वानस्पतिक रूप से प्रसारित होता है इसलिए। नेक्स्ट है पॉलीइम्ब्रोइनी सिन इन साइकासिस, साइकस में किस प्रकार की बहुभ्रूणता देखी जाती है? तो याद रखना है पोटेंशियल ट्रू ऑफ पॉलीइम्ब्रोइनी, संभावित वास्तविक बहुभ्रूणता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म, निम्नलिखित में से कौन सा मृतुपजी एंजियोस्पर्म नहीं है? तो यह याद रखना है नियोटिया, यह जो है मृतुपजी यानी सेप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म नहीं है, जबकि अमरबेल और एगेरिकस ये जो दो दिए गए हैं दोस्तों वह सेप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म के उदाहरण है। नेक्स्ट है कि द इंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड, इंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज, जिम्नोस्पर्म का भ्रूणपोष है तो याद रखना है यह हैप्लॉइड होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज पायोनियर कम्युनिटी इन, क्या लिखा गया इसको आप प्रोनाउंस कर लेंगे, यहाँ पर देख लेता हूँ। निम्नलिखित में से किसे शुष्कोद्भिद अवस्था में अग्रणी समुदाय माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन स्टेज को, यानी सैक चरण को। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि रूट्स आर अब्सेंट इन, याद रखना है राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी यह किस में होता है? तो मारियोफिलम में, टोफिलम में और यूट्रिकुलेरिया में जड़ें अनुपस्थित होते हैं। ये स्वतंत्र रूप से तैरने वाले पौधे हैं। यूट्रिकुलेरिया एक मांसाहारी पौधा है जिसे ब्लेडरवर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मोरीफिलम हेलोरागेसी कुल का सदस्य है। इनकी संशोधित पत्तियां पौधे को नीचे से पकड़ती हैं जो जड़ों की तरह दिखाई देता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को जो पहली बार हमारे विजिट किए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जो भी लोग जो हैं बॉटनी की तैयारी कर रहे हो उनको ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कर दें दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।